हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी ग्रुप। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को जाके देखें और समझें। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये टॉपिक्स हमें ये समझाना चाह रही है कि हम प्रेशर डाल के भी किसी मैटर को चेंज कर सकते हैं, उसका स्टेट। गाइस, आप सिंपल से समझ लीजिए, जैसे अगर कोई सॉलिड मैटर है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज्ड हैं। अगर हम उस पर और प्रेशर डालें तो प्रेशर डालने से क्या होगा कि उनके बीच का जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो और मजबूत हो। सो सॉलिड को अगर हम उनमें प्रेशर डालें और साथ ही साथ अगर हम उसका लो टेम्परेचर कर दें, तब जाके हम उस सॉलिड का स्टेट चेंज कर सकते हैं और वो सॉलिड एक सब्लिमेशन के थ्रू गैस में परिवर्तित हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, अगर हम वाटर को लें और किसी कंटेनर में वाटर को फिल करें और वो कंटेनर पूरा फिल्ड है, अगर हम उस आयरन कंटेनर को और एनक्लोज करते जाएं, मतलब इन सिंपल वर्ड, व्हेन वी फोर्स द प्रेशर ओवर द वाटर, सो गाइज जब हम प्रेशर डालेंगे उस वाटर के पार्टिकल्स पे, तो वो पार्टिकल्स और क्लोज अप होंगी और एक टाइम आएगा जब वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाएंगी गाइज। सो इस प्रोसेस को गाइज सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सिंपल प्रोसेस है, जब कोई वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं गाइस। जैसे इसके नाम में ही है सॉलिडिफिकेशन, इसमें एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। और फ्रेंड्स, जब किसी सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न एक लैबोरेटरी टर्म है गाइस। जैसे किसी भी चीज़ के किसी भी टू कंपोनेंट्स के बीच में फ्यूज़न होना, कोई दो चीज़ आपस में मिलना, जिसको हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, फ्यूज़न बिटवीन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, नॉट लाइक दैट। दिस टाइप ऑफ फ्यूज़न इज़ डिफरेंट, it's a chemical fusion between when we convert solid into liquid, the process is known as fusion. So और जब हम लिक्विड को हम गैस में चेंज करते हैं, तब गाइज हम उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। इवेपोराइजेशन उसी को कहते हैं गाइज जब वाटर स्टीम में परिवर्तित हो जाए, पर इसको साइंटिफिक मैटर में बार बार इवेपोरेशन हम टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस वेपोराइजेशन। सो सिंपली वेपोराइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। और जब गाइस गैस जो होता है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा आप इसको याद कर सकते हैं गाइस। जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो तो फ्यूज़न, लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो तो सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड अगर गैस में चेंज हो तो वेपोराइजेशन, और जब गैस लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसेशन। क्यों कंडेंस हो जाते हैं वो लोग, गैस पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं जब उनको लोअर टेम्परेचर में गैस को पास थ्रू कराया जाता है। लोअर टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होगा वो कूल होगा, कूल टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स, आप ऐसे समझ लीजिए गाइस, जैसे अगर आपको ठंडी लगती है तो आप पास आते हैं ना, आपको कंबल अपने पेरेंट्स के साथ आराम से सोते हैं चिपक के, ताकि आपको गर्माहट हो। तो फ्रेंड्स, सिंपली ये फंडा केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है मैटर्स के ऊपर, कि अगर आप लोअर टेम्परेचर में गैस को पास थ्रू करवाएंगे तो गैस का जो पार्टिकल्स होगा उसको भी ठंड लगेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठंड लगेगा तो क्लोज अप होंगे, जब वो क्लोज होगा तो उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल गैस है, आपने नोटिस किया होगा, आप टेबल पे अगर आप ग्लास फुल अप आइस रखेंगे, ग्लास फिल्ड अप ऑफ आइस,
आप टेबल पे रखते हैं तो कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द ग्लास। सो गाइज, जब गैस पास थ्रू कर रहा है, गैस का अभी जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फार अवे हैं। व्हेन दे ट्राई टू कंडेंस देमसेल्फ, द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर। ड्यू टू दिस दे फॉर्म अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द ग्लास। सो गाइज, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और गाइज, जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाए डायरेक्ट, ऐसे एग्जांपल आप कपूर को देख सकते हैं। सॉरी, कपूर तो सब्लिमेशन होगा क्योंकि कपूर है सॉलिड। सॉलिड जो है कॉम्फर, कपूर को इंग्लिश में कॉम्फर कहते हैं। तो गाइस, जब कॉम्फर जो है, आपने नोटिस किया होगा, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, चाहे वो हीट उसका वो हो, कॉन्सुलेट हो, पर वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे सॉलिडिफिकेशन नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं डिपोजिशन। गाइज, आप इसको बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन में। सॉलिडिफिकेशन वो होता है जब लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित हो जाए, और डिपोजिशन होता है जब गैस सॉलिड में परिवर्तित हो जाए। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन एक्चुअली, इवेपोरेशन पे आगे चल के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इवेपोरेशंस में अगर आपको पता है, इस इवेपोरेशन के बाद इन फर्दर टॉपिक है कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। पहले हम इवेपोरेशन को समझेंगे। इवेपोरेशन गाइस जब होता है तब जब काफ़ी हीट होती है और वाटर को जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है, तो वाटर जब हीट एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो वाटर के पार्टिकल्स फार अवे होने लगते हैं। जैसे आप एक कंडीशन ले लीजिए, समर का सीज़न है और आपको काफ़ी बहुत गर्मी है उस दिन, और आप स्कूल से घर आ रहे हैं और आपको बस में बैठाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, सीट कम है, आपको चिपक के बैठना पड़ रहा है और बहुत गर्मी हो रही है। पर आपका मन क्या करता है, आप अलग अलग हो जाएं, ठीक है, आप दूर चले। सिमिलरली केस होता है मैटर के साथ कि जब वाटर हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो फार अवे होने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जिसके वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाता है और वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और उसे वाटर वेपर्स कहते हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स गैस में मिले होते हैं उन्हें वाटर वेपर्स कहा जाता है। अब फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के? सो हाई टेम्परेचर है फैक्टर इवेपोरेशन का, और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो लो है, तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मान के चलिए गाइस, अगर नमी, ह्यूमिडिटी नमी कह सकते हैं हम इसको, जैसे अगर एटमॉस्फेयर में नमी है तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि नमी वाले दिन जब हीट एब्जॉर्व करता है ये वाटर वेपर, तो उसको अब इन फर्दर जगह नहीं मिल पाती कि वो ज़्यादा इवेपोरेशन हो, तो जितना हो पाता है उतना होता है और बाकी रह जाता है, तो बहुत कम होता है इवेपोरेशन अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो। अगर ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन हाई होगी। उसके बाद इंक्रीज़ ऑफ विंड स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रही हो तब भी एक फैक्टर है जब इवेपोरेशन फास्टर हो, क्योंकि the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of humidity in the atmosphere. Because अगर हाई स्पीड ऑफ विंड है तो जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी लेवल है वो सब चली जाएंगी, तो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर है वो होती रहेंगी, वो एक जगह रुकेंगी नहीं। तो अगर ह्यूमिडिटी है अगर एटमॉस्फेयर में, तो वो हाई स्पीड होगी तो वो हाई स्पीड के साथ चली जाएगी, और बाकी जो एयर्स आएंगी उनमें बाकी के इवेपोरेशन होते रहेंगे गाइस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, बहुत सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं सिंपली कि
इसका काफ़ी सारा एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एक कूलर को ले लीजिए, आप अपने स्वेट्स को ले लीजिए, मान लीजिए पसीना आता है आपको, आपने गर्मी के सीज़न में कॉटन क्लोथ्स पहने हुए, पसीना आया, पसीने को जब हमारे कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, ओके, अब क्या हुआ, पसीना क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स ही है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जब हमारे क्लोथ ने अब्जॉर्व कर लिया वाटर ड्रॉपलेट्स को, अब जो वो पसीना क्या करता है, बॉडी का जो हीट होता है ना, वो एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसको इवेपोरेट होना है, जितनी गर्मी होगी उतनी वो इवेपोरेशन करेगा। तो एक तो वो बाहर का जो हमारे जैसे बॉडी है, नहीं समझ रहे हो, जैसे एयर है, बहुत गर्मी है और हमारा पसीना हो चुका है और हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं पसीने से, तब हमें बहुत ठंड लगती है गाइस। एक टाइम आता है जब बहुत ठंडक होती है, जब पसीना भी आ जाता है, हम रुक जाते हैं। अब जब पसीना आना बंद हो चुका है, अब पसीना अपना काम करता है गाइस फ्रेंड्स। तो पसीना क्या करता है, बाहर के हीट को एब्जॉर्व कर लेता है और अंदर बॉडी के हीट को भी एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसको इवेपोरेट होना है। अब जब वो इवेपोरेट होगा तो उसने बाहर की जो हीटनेस है उसको एब्जॉर्व कर लिया, तो बाहर थोड़ा ठंडक होगी, हमारे जो बॉडी के आसपास हैं वो ठंडक होगा, क्योंकि हीट एनर्जी तो वाटर ने एब्जॉर्व कर लिया ना गाइस, क्योंकि उसको इवेपोरेशन होना था, इवेपोरेट होना था। सो गाइस, यही है सिंपल फंडा कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं कि कैसे कॉटन क्लोथ्स समर में पहनना क्यों इतना ज़रूरी होता है, मतलब फेवरेबल क्यों होता है, ज़्यादा कन्वीनियंस क्यों होता है, सब लोग क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। तो यही आंसर है गाइस कि कॉटन क्लोथ्स जो होता है वो काफ़ी गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट होता है। हम वुलन ही क्यों नहीं पहन लेते, वो उससे भी स्वेट होगा, पर वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, वुलन जो होता है, वुलन फाइबर, वो स्वेट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता है जितना कॉटन करता है। कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, तो वो स्वेट को ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब करेगा। जितना ज़्यादा स्वेट होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो बाहर कूलिंग होगी, अंदर कूलिंग होगी, ठंडक होगी। इसलिए हम एक कंफर्ट लेवल के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। उसके बाद मैं गाइज आपसे एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ कि नंबर 1 क्वेश्चन है कि वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। सो मैंने कहा कि हॉट ड्राई डे, यहाँ हॉट ड्राई डे की बात हो रही है। ह्यूमिडिटी लेवल मतलब बिल्कुल कम है। इस क्वेश्चन के से हमें ये पता चल रहा है कि हॉट ड्राई डे है, मतलब ह्यूमिडिटी है ही नहीं, हॉट है और ड्राई डे है। जो हॉट होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो, तो जब बाहर की गर्म हवा जब अंदर कूलर के अंदर जाएगी तो कूलर का जो कूलर टेम्परेचर होगा उससे वो विंड की जितनी भी हीटनेस होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। कूलर में क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर होता है। कूलर को ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो हीटनेस एब्जॉर्ब कर ले, तो बाहर की जो गर्म हवा अंदर जाएगी कूलर के, जितनी गर्म हवा जाएगी उतना ठंडा हवा कूलर देगा। यही एक काफ़ी गुड एडवांटेज है कूलर का कि कूलर में आप पानी भर दीजिए, वो पानी ग्रास, जो कूलर में ग्रासेस लगाए रहते हैं, उस ग्रास में वो पानी सप्लाई होते रहेगा ताकि पूरा अंदर का एनवायरनमेंट हो वो कूल हो। जब हॉट एयर अंदर कूलर के जाएगी तो जो वाटर होंगे वो उस हॉट एयर का जितना भी हीटनेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इवेपोरेशन होना है। तो जब ये प्रोसेस होगा तब जो बाकी जो रिलीज़ करेगा कूलर हवा वो काफ़ी ठंडा होगा, क्योंकि जितनी भी हीटनेस है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है वाटर के थ्रू। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मीन्स मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। एक्चुअली गाइस मटके का जो अर्दन पॉट है उसका मैन्युफैक्चर ही इतना, मतलब आप कह सकते हैं एडवांस लेवल पे किया गया है, क्योंकि उस अर्दन पॉट में एक टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर्स होते हैं ना, वाटर के जो हम हॉट वाटर उस पॉट में डालते हैं तो जितनी भी हॉटनेस है उस पोर्स के थ्रू निकल जाती है
और उस पोर्स के थ्रू हल्का हल्का जो नमी होती है ना वाटर की, वो उस अर्दन पॉट के सराउंडिंग्स पूरा गीला हो जाता है। अर्दन पॉट आप देखे होंगे, थोड़ा सा आप हाथ टच करते हैं, थोड़ा थोड़ा गीला गीला होता है अर्दन पॉट। तो जब सरफेस गीला हो गया अर्दन पॉट का, तो अब वो इवेपोरेशन होगा वहाँ। तो इवेपोरेशन होगा तो बाहर की हीटनेस एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जितने भी अब क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब इवेपोरेशन, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग से ही बेस है कि अब इवेपोरेशन होगा तो बाहर का हीटनेस एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाटर, तो बाहर ठंडक होगी, अंदर ठंडक होगी क्योंकि हॉटनेस तो बाहर निकल गई है पोर्स के थ्रू। तो इस वजह से जो पानी होता है अर्दन पॉट में वो कूल रहता है। सो गाइज थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा कि वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। सो गाइज जब हम परफ्यूम और एसीटोन स्प्रे करते हैं अपने हैंड पे, तो वो काफ़ी जल्दी वो ना काफ़ी लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम परफ्यूम अपने बॉडी पे स्प्रे करते हैं, तो जब वो परफ्यूम हमारे बॉडी पे टच होता है, हमारा बॉडी थोड़ा हॉट होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही गाइज इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो जब इवेपोरेट होगा तो हमारे हाथ का जो भी हीटनेस होगा वो उतना एब्जॉर्व कर लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो जब जब वो हीट एब्जॉर्व करेगा उस पीरियड में हमें ठंडक लगेगा, काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होगा। यही एक वजह है गाइस, जब हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी ठंडा ठंडा भी लगता है जब हम नहा के आते हैं यहाँ। तो यही रीज़न है। उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। आपने देखा होगा गाइज, हम बचपन में जब हम चाय पीते हैं, हमें इतना प्रैक्टिस नहीं होता इतना हॉट सिप लेने का, तो हमारी मॉम जो होती थी वो उस चाय को एक प्याली में, जो छोटा प्लेट होता है उसमें डाल देती थी, तो वो जो कप ऑफ टी है वो जल्दी ठंडा हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो अब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो जितना इवेपोरेशन होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। तो जैसे ही हमने उस स्मॉल अमाउंट ऑफ टी का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाया, उतनी जल्दी वो इवेपोरेशन होने लगा मतलब उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। यही कारण है। ये सब गाइज उसी टॉपिक पे बेस्ड है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। सो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कॉटन हमें पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, स्वेट है, तो वो ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्व करेगा बॉडी से। ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो ठंडक ज़्यादा होगा। अब फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया था कि दो और मैटर्स होते हैं, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा होता है वो एक आयोनाइज्ड गैस होता है। इसको आप नियॉन साइन बल्ब्स में पा सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको, और फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी इसको देख सकते हैं। इसके एटम्स गाइज इतने एक्साइटेड होते हैं और इतने फास्ट, और मतलब आप कह सकते हैं बहुत एक्टिव होते हैं इसके एटम्स। तो इस प्लाज्मा के थ्रू जो नियॉन साइन बल्ब में जो प्लाज्मा होती है, जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो ही प्लाज्मा का वो ग्लो अप करता है, और जो कलर ऑफ प्लाज्मा है वो उस प्लाज्मा के नेचर पे डिपेंड करता है गाइस। उसके बाद बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for fifth state of matter, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसको पढ़ा और इसमें और इम्प्रूवमेंट्स की। बाकी बीईसी में एरिक ए, कॉर्नल वॉल्फगैंग कैट्रल एंड कैरली, ये कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिंक भी दिया है www.chem4kids.com, जिस पे आपको इसका पूरा बायोडाटा मिल सकता है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये एक रेडिएशन है, जहाँ रेडिएशन भी एक मैटर हुआ गाइस, हम देख सकते हैं, और ये भी एक मास और वॉल्यूम कंटेन करता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।